हेलो, मेरी आवाज़ सबको आ रही है क्या यहाँ पे? हेलो। हेलो। जी सर, जी सर, जी सर। यस चलो। सर। चलो, कितने बचे इसमें पार्टिसिपेंट हैं? बस इतने। कहाँ पर है ये सारे? पार्टिसिपेंट है किसमें? जरा एक दफ़ा अपना ये वीडियो ऑन कर दो प्लीज़। आप लोग अपना वीडियो कोई भी दो चार बच्चे ऑन कर दो पहले। है क्या कोई जो अपना वीडियो ऑन कर सके यहाँ पर? हेलो। ओ चाय। चाय किस चाय? जरा कोई भी आप में से अपना वीडियो ऑन कर दो प्लीज़। है क्या कोई आप में से जिसको मैं यहाँ पर अनम्यूट कर सकूँ, ताकि मुझे पता चले हाँ वीडियो चल रहा है नहीं चल रहा है, जैसे क्लास हो रही कि नहीं हो रही। कोई भी नहीं है क्या यहाँ पर? ये असमा बशीर है ना? जरा असमा बशीर, जरा आप मुझे बात करो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? हेलो। यस सर। मैं आपको सिर्फ अनम्यूट कर रहा हूँ, सिर्फ एक को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। असमा बशीर है ना? तो अगर मैं आपसे ओके। कुछ पूछूंगा तो आप मुझे रिप्लाई कर देना कि हाँ सर चल रहा है कि नहीं चल रहा। बस खाली सबको मैंने म्यूट कर दिया, बस आपको मैंने ये कर दिया। ठीक बात। जरा मुझे बताओ, जो मेरी प्रेजेंटेशन है वो स्क्रीन पे दिख रही है कि इस वक्त? जी सर, दिख रही है। ओके, चलो ठीक है। चलो, हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था ना चैप्टर, वो था कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में। लेकिन उसमें अभी ये प्रॉब्लम आ रही थी कि वो मैंने करवाया था वो चैप्टर, लेकिन नए चैप्टर को मैं चाहता था कि पहले अंडरस्टैंड किया जाए कि कई टेक्निकल इश्यूज तो नहीं आ रहे थे, पहले उनको रिजॉल्व करके हम लोग फिर नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक बात है। आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है यूनिट फर्स्ट का जो पहला वाला पार्ट है ना, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चार ड्रग्स, इसमें तो बहुत ज्यादा ड्रग्स की क्लासिफिकेशन दी गई है, लेकिन विद इन द पैसेज ऑफ द टाइम जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने करवाए ना प्रीवियस चैप्टर्स में, खासकर एंटीबायोटिक्स में जो पूरा चैप्टर करवाया उसमें वो ड्रग्स है। लेकिन उन सब ड्रग्स में जो मैं मेन करवाने जा रहा हूँ वो सिर्फ उसमें जो करवाने जा रहा हूँ मैं वो खाली चार ड्रग्स में करवाने जा रहा हूँ, क्योंकि पूरे के पूरे चैप्टर में सिर्फ चार ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें आ सकते हैं, जिनके बारे में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि बाकी जितने भी उसमें क्वेश्चंस हैं सब के सब मैंने करवाए हुए हैं ऑलरेडी, वो मैंने करवाए। अगर उस पर क्वेश्चन बनते तो उनका मैकेनिज्म सारा कुछ करवाए। लेकिन चार ड्रग्स ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने डिटेल में नहीं पढ़ा था, लेकिन वो आ रहे हैं एग्जाम में, क्योंकि यूनिट फर्स्ट में वो सारे रखे हुए हैं। तो लिहाजा हम लोग उन्हीं चार मेन ड्रग्स को स्टडी करेंगे। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो ड्रग है ना उसको बोलते हैं जेंटामाइसिन, उसमें इंपॉर्टेंट है क्लोरोहेक्सिडिन सोडियम, जो कि एक माउथ वॉश है, वो इसमें इंपॉर्टेंट है। उसमें क्लोरोफेनिकॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बोरिक एसिड। ये चार टॉपिक्स को हम लोगों ने डिफरेंट एमिनोग्लिकोसाइड्स में क्लोरोफेनिकॉल को अलग से करवाया था। लेकिन जो मेन कैटेगरी से जो हट के जो चार ड्रग्स हमारे सिलेबस में आए हैं उनमें है क्लोरोफेनिकॉल आया हुआ है, जेंटामाइसिन आया हुआ है, क्लोरोहेक्सिडिन सोडियम आया हुआ है, और इम्पोर्टेंट है बोरिक एसिड। तो आज जो चीज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो यही चार ड्रग्स है, ताकि इनको डिटेल में पढ़ा जाए, क्योंकि चैप्टर में इनको अलग रखा गया, वरना ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे इसमें से एक दो ड्रग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज।
चलो जो पहला ड्रग मैं आज करवा दूंगा वो है हमारे पास जेंटामाइसिन। ओके, क्लियर हो रहा है। चलो आज हम स्टडी करेंगे द नंबर फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द सेक्स दैट इज कॉल्ड एज जेंटामाइसिन। देखो जो जेंटामाइसिन है जो कि यूनिट फर्स्ट में रखा गया है, इसको अलग से एक कैटेगरी में रखा गया है, टॉपिकल्स में, आई ड्रॉप्स में रखा गया है। जो जेंटामाइसिन है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी, जो ड्रग एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी है उसको हम बोलते हैं एमिनोग्लाइकोसाइड्स। द मोस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी फॉर ऑल ऑफ द एंटीबायोटिक्स इज द एमिनोग्लाइकोसाइड्स। और एमिनोग्लाइकोसाइड्स में जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन और साथ में जेंटामाइसिन। लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन को एज ए नटशेल रखा गया है अपने पहले चैप्टर में, लेकिन जो जेंटामाइसिन उसको यूनिट फर्स्ट में रखा गया है, अलग सेपरेट चैप्टर में रखा गया है जिसको हम लोग बोलते हैं आई ड्रॉप्स। तो आज हम लोग आई ड्रॉप्स को स्टडी करेंगे और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट कैटेगरी की ड्रग है दैट इज जेंटामाइसिन। देखिए जो हमारे पास जेंटामाइसिन अवेलेबल है इस वक्त प्रेजेंट है हमारे पास, ये किस कैटेगरी की ड्रग हमें पाई जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं एमिनोग्लाइकोसाइड्स। एमिनोग्लाइकोसाइड्स जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं इसके साथ में। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि जब मैंने एमिनोग्लाइकोसाइड्स को स्टडी करवाया था तो मैंने कहा था एमिनोग्लाइकोसाइड्स ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम एमिनोग्लाइकोसाइड्स को टच करवाया था तो मैंने कहा था ये सारे के सारे प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करते हैं, इनहिबिट करते। अरे लास्ट में सर आपने सबको म्यूट रखा है, आवाज ही नहीं आ रही है तब से। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी बिल्कुल भी। सर हम नहीं सुन पा रहे आप क्या बोल रहे हो, आपने सर खुद को शायद म्यूट किया है। सर सिर्फ वीडियो दिख रहा है, आप नहीं म्यूट। अच्छा, आपका नहीं अब मेरी आवाज सबको आ रही कि नहीं आ रही? अब आ रही है सर। अब आ रही है ना आवाज? चलो स्टार्ट कर दे। देखो हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था एमिनोग्लाइकोसाइड, उसको हम लोगों ने डिटेल में स्टडी करवाया था, लेकिन
अमीनोग्लाइकोसाइड्स में डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज के ड्रग्स है, जिसमें सिस्टमेटिक अमीनोग्लाइकोसाइड्स है और साथ में उसमें जो मेन कैटेगरी के ना वो है टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड्स। लेकिन जो यूनिट फर्स्ट है आपके चैप्टर में, उसको जेंटामाइसिन को सेपरेट रखा गया है और एक नई कैटेगरी में डाला है जिसको हम लोग बोलते हैं आई ड्रॉप्स। ठीक बात है। तो यहाँ पर जो भी मैं अमीनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में कहूंगा, आई विल गोइंग टू टॉक विद रेस्पेक्ट टू द जेंटामाइसिन, क्योंकि इसको एज ए सेपरेट ग्रुप रखा गया हो। तो आज हम जितना भी पढ़ेंगे सब जेंटामाइसिन के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक बात है। तो बहुत टाइम हो गया तो हम लोग स्टडी करते। देखो, जो जेंटामाइसिन है ना, ये अमीनोग्लाइकोसाइड्स की वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ड्रग है, जिसको हम लोग बोलते हैं जेंटामाइसिन। हमारे पास जितने भी अमीनोग्लाइकोसाइड्स है उनकी दो कैटेगरीज पाई जाती है। द नंबर फर्स्ट कैटेगरी जो हमारे पास पाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक सिस्टेमैटिक अमीनोग्लाइकोसाइड्स। जो नोट डाउन करना चाहे वो कर सकता है कि हमारे पास अमीनोग्लाइकोसाइड्स जितने भी है वो सारे के पॉली बेसिक अमीनो ग्रुप्स है। ये आपस में ग्लाइकोसाइडिकली लिंकेज के साथ बाइंड करते हैं जितनी भी अमीनोग्लाइकोसाइड्स है। नंबर फर्स्ट है कि जितने भी हमारे पास अमीनोग्लाइकोसाइड्स है उसकी दो मेन कैटेगरी है। द नंबर फर्स्ट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक अमीनोग्लाइकोसाइड एंड सेकंड इज कॉल्ड टॉपिकल ग्लाइकोसाइड। जो हमारे पास सिस्टमेटिक ग्लाइकोसाइड्स है उसमें हमें पाया जाता है कानामाइसिन, जेंटामाइसिन, सिट्रोटोमाइसिन, टोब्रामाइसिन, पेनियोमाइसिन, अमिकासिन, निटिलिमाइसिन और सिसोमाइसिन। ये सारे के सारे हमारे पास जनरल या सिस्टमेटिक अमीनोग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी के जो ड्रग्स है हम उनको बोलते हैं टॉपिकल ग्लाइकोसाइड्स या टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड। और इसमें जो मेन कैटेगरी की ड्रग है हम उसको क्या बोलते हैं, नियोमाइसिन। तो इसका मतलब जितने भी हमारे पास अमीनोग्लाइकोसाइड्स है सारे के सारे पॉलीबेसिक अमीनो ग्रुप्स है, ग्लाइकोसाइडिकली लिंकेज में बाइंड करते हैं। उसके बाद इसकी दो मेन कैटेगरीज है। नंबर फर्स्ट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक अमीनोग्लाइकोसाइड एंड सेकंड इज कॉल्ड टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड्स। और जो सिस्टमेटिक अमीनोग्लाइकोसाइड्स में उसमें हमारे पास आते हैं कानामाइसिन, जेनेटामाइसिन या सिट्रोप्टोमाइसिन आता है, टोब्रामाइसिन आता है, पेलियोमाइसिन आता है, एमिकासिन आता है, नेटिलमाइसिन, सिसोमाइसिन। ये सारे कैसे सिस्टमेटिक अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास जो ड्रग पाई उसको बोलते हैं टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड, जिसमें नियोमाइसिन। लेकिन ये सारी कैटेगरी में जो ड्रग हमें स्टडी करना वो सिस्टमेटिक अमीनोग्लाइकोसाइड की ड्रग है, जिसको हम बोलते हैं जेंटामाइसिन। और हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जितने भी सिस्टमेटिक अमीनोग्लाइकोसाइड्स है सबके पास मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन सेम है। फार्माकोकाइनेटिक्स ऑलमोस्ट सबके पास सेम ही है, किसी किसी के पास डिफरेंट है, लेकिन बाकी सबके पास ऑलमोस्ट सेम मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन, सेम फार्माकोडायनामिक्स, सेम फार्माकोकाइनेटिक्स प्रॉपर्टी सबके सब अमीनोग्लाइकोसाइड्स में पाई जाते हैं। ठीक बात है। तो नंबर फर्स्ट हमें ये क्या यहाँ पर स्टडी करना है कि जितने भी अमीनोग्लाइकोसाइड्स है सबके पास ऑलमोस्ट सेम मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन, सेम फार्माकोकाइनेटिक्स, सेम फार्माकोडायनामिक्स एंड ऑलमोस्ट सबके पास सेम एडवर्स इफेक्ट पाए जाते हैं। ठीक बात है। तो जो जेंटामाइसिन है ये अमीनोग्लाइकोसाइड्स की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है। तो इसके पास जो मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन है वो सेम है एज द रेस्ट ऑफ द ड्रग्स, एडवर्स इफेक्ट सेम एज रेस्ट ऑफ द ड्रग्स, फार्माकोडायनामिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स सेम एज द रेस्ट ऑफ द ड्रग्स। तो आज जो हमें स्टडी करना है, जो पार्ट को हमें स्टडी करना है, दिस इज कॉल्ड एज चलो आज हम पहले जो ड्रग को स्टडी करेंगे दिस इज कॉल्ड एज जेंटामाइसिन, यूनिट फर्स्ट ऑफ योर चैप्टर एंड इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द आई ड्रॉप्स। ठीक बात है। तो हमारे पास जो जेंटामाइसिन है ये हमें मिलता है एक फर्मेंटेशन से, एक फंगस है जिसको बोलते हैं माइनोस्पोरा पुरपुरिया। ऑलमोस्ट जैसे पेंसिलिन है, एमिनोग्लाइकोसाइड्स है, क्लोरामफेनिकॉल्स है, बहुत ज्यादा एक ऐसे हमारे पास एंटीबायोटिक्स है ना जो ऑलमोस्ट नेचुरली पाए जाते हैं। और जेंटामाइसिन इज वन ऑफ द ड्रग विच इज ऑब्टेन नेचुरली। लेकिन कुछ इसमें सिंथेटिक कंजेनर्स भी आ गए हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द एंटीबायोटिक्स जैसे पेंसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरामफेनिकॉल, एमिनोग्लाइकोसाइड्स है, ऑलमोस्ट ये फंगल ड्रग्स है और ये हमें नेचुरली पाई जाती है। ठीक बात है। उसके बाद जो पहली कैटेगरी की ड्रग है दिस इज कॉल्ड एज जेंटामाइसिन। लेकिन जेंटामाइसिन को पढ़ाने से पहले, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि जेंटामाइसिन एक अमीनोग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है, हर किसी अमीनोग्लाइकोसाइड्स के पास अपनी कुछ 8 से 9 प्रॉपर्टीज है जो ऑलमोस्ट हर एक बच्चे को याद होना चाहिए और उनको अंडरस्टैंड वेल वो कर चुका होना चाहिए, तब जाके वो ऑलमोस्ट हर किसी तरह की कैटेगरी जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स ड्रग्स लेकर आती है उसको अंडरस्टैंड कर सके। वो कौन सी कैटेगरी की ड्रग है? देखो, नंबर फर्स्ट याद रखना, जितने भी अमीनोग्लाइकोसाइड्स है सबके सब बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं।
जितने भी मेरे बॉडी में अमीनोग्लाइकोसाइड्स है और जेंटामाइसिन एक अमीनोग्लाइकोसाइड है, जितने भी मेरे पास अमीनोग्लाइकोसाइड्स है और उसमें जो एग्जांपल हम जेंटामाइसिन देते हैं, सारे के सारे ड्रग्स क्या कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को कहते हैं इनहिबिट। दिस इज द नंबर 1 पॉइंट। एंड नंबर सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जितने भी अमीनोग्लाइकोसाइड है जिसकी जेंटामाइसिन एक एग्जांपल है, सारे के सारे बैक्टीरियोसाइडल है। तो नंबर फर्स्ट है कि जो जेंटामाइसिन है ये पॉलीबेसिक है। नंबर सेकंड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। नंबर थर्ड ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। और नंबर फोर्थ के ये बैक्टीरियोसाइडल है। तो कोई भी ड्रग जिसका यूज किया जाए ऑलमोस्ट टू किल ऑल द फॉर्म्स ऑफ द बैक्टीरिया, उसको हम बोलते हैं साइडल। क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज किया जाता है, देन वी कॉल दिस एज ए बैक्टीरियोसाइडल। एंड उसके बाद एक तो होती है बेसिक प्रॉपर्टीज कि जितने भी अमीनोग्लाइकोसाइड्स है सारे के सारे पॉलीबेसिक्स है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, बैक्टीरियोसाइडल है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। लेकिन इसके बाद जितने भी अमीनोग्लाइकोसाइड्स, इसके पास 8 से 9 एक ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाते हैं जो ऑलमोस्ट जब आप किसी भी ड्रग को देखेंगे, चाहे आप जेंटामाइसिन को देखो, कानामाइसिन को देखो, टोब्रामाइसिन को देखो, सिप्टोप्टोमाइसिन देखो, नियोमाइसिन, किसी भी अमीनोग्लाइकोसाइड को देखोगे ना, तो वो 8 से 9 प्रॉपर्टीज हमें याद होनी चाहिए। व्हाट इज द नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टीज, ये याद रख लेना। जब भी जेंटामाइसिन दिया जाता है ना, इट इज ऑलवेज गिवन इन द सल्फेट फॉर्म। अगर आप लोग जेंटामाइसिन को देखोगे ना, तो देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर कि ये ना एक सल्फेट फॉर्म में पाया जाता है। अगर आप लोग देखोगे कि इट इज फाउंड इन ए जेंटामाइसिन सल्फेट आई ड्रॉप्स, तो किस फॉर्म में ये पाया जाता है हमेशा? ये पाया जाता है हमेशा सल्फेट फॉर्म में। तो जहां पर भी आप आज के बाद अमीनोग्लाइकोसाइड्स को देखोगे ना, हमेशा उसको आप सल्फेट ग्रुप के साथ देखोगे। ऐसा क्यों? ये याद रख लेना। जब भी अमीनोग्लाइकोसाइड के साथ सल्फेट ग्रुप जुड़ जाता है ना, इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जब भी हम कहीं पर भी अमीनोग्लाइकोसाइड्स देते हैं और साथ में सल्फेट इसके साथ अटैच करते हैं ना, उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। एंड नंबर सेकंड, ये बन जाता है हमारे लिए वाटर स्टेबल। तो आप लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग आई ड्रॉप्स देंगे, इट इज गिवन इन अ फॉर्म सोल्यूशन द वाटर, तो हम लोग वाटर के सोल्यूशन में देते हैं। तो यहां से हम यूज करते हैं टर्म कि जब भी किसी भी अमीनोग्लाइकोसाइड्स के साथ सल्फेट ग्रुप को रखा जाता है, ये इसको स्टेबल बना देता है और साथ में इसकी जो सॉल्युबिलिटी है उसको बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर देता है। तो जहां पर भी आप अमीनोग्लाइकोसाइड्स को देखोगे, हमेशा वहां पर सल्फेट ग्रुप देखोगे। इसका क्या रीजन है कि जब भी सल्फेट ग्रुप अमीनोग्लाइकोसाइड्स के साथ जुड़ जाता है ना, उसकी सॉल्युबिलिटी और साथ में उसकी स्टेबिलिटी, वो दोनों की दोनों क्या हो जाती है? इंक्रीज। दिस इज नंबर 1 पॉइंट। देखो नंबर सेकंड पॉइंट क्या है कि जितने भी हमारे पास अमीनोग्लाइकोसाइड्स है, फॉर एग्जांपल जेंटामाइसिन है ना, ये हमेशा ना आयनिक फॉर्म में पाया जाता है। ये इसकी सबसे बिगेस्ट वीकनेस भी और सबसे बिगेस्ट प्रॉपर्टी भी है कि जब भी हम कहीं पर भी जेंटामाइसिन को देते हैं ना, ये हमेशा क्या रहता है? आयनाइज फॉर्म में रहता है। जब कोई भी ड्रग, मैंने हमेशा कहा है क्लास में कि जब किसी भी ड्रग को आयनाइज फॉर्म में दिया जाता है ना, तो ये किसी भी बैरियर को क्रॉस कर ही नहीं पाती है। अगर मुझे किसी भी ड्रग को स्टोमक की बैरियर से क्रॉस करके ब्लड में लाना है, तो इट शुड बी डिसॉल्व इन फैट। अगर कोई भी आयनाइज फॉर्म में है ना, तो ये कभी भी एब्जॉर्ब नहीं हो जाती। हमेशा और हमेशा सिर्फ वो सिर्फ अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इसका क्या मतलब है कि जब भी हम किसी भी पर्सन को अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ द मेडिसिन देते हैं, वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जब हम कहीं पर भी आयनाइज्ड फॉर्म में देते हैं, वो कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होते। इसी वजह से जब भी अमीनोग्लाइकोसाइड्स को हम कहीं पर भी देते हैं, हमेशा वो आयनाइज्ड फॉर्म में रहते हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती। फॉर एग्जांपल, सर्बोस्पाइनल फ्लूइड में कभी भी अमीनोग्लाइकोसाइड एंटर कर ही नहीं पाता है। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, ब्लड ब्रेन बैरियर को कभी भी अमीनोग्लाइकोसाइड एग्जांपल जेंटामाइसिन कभी क्रॉस कर ही नहीं पाता है। रीजन ये कि ये आयनाइज्ड फॉर्म में रहते हैं। खाली वही ड्रग्स बैरियर को क्रॉस कर पाते हैं जो हमेशा किस फॉर्म में रहते हैं? अनआयनाइज्ड फॉर्म में। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। नाउ प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या है कि हम लोग देखते हैं जब भी हम लोग कोई भी एक्सटर्नल सोर्स, फॉर एग्जांपल ड्रग्स को लेते हैं, जब वो हमारे लिवर में मेटाबोलाइज हो जाता है, या तो वो कंजुगेट कर जाता है, या तो सल्फर ग्रुप जुड़ जाता है, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाता है, या तो एनाबोलाइज हो जाता है, या तो कैटाबोलाइज हो जाता है, या तो प्रो ड्रग रहती है और उसके बाद मेटाबोलाइज होने के बाद एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन याद रख लेना, जब भी जेंटामाइसिन को दिया जाता है या किसी भी अमीनोग्लाइकोसाइड्स को दिया जाता है ना, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। ये हमेशा यूरिन से अनचेंज्ड फॉर्म में फिल्ट्रेट होता है। द नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी कि इसको सल्फेट फॉर्म में दिया जाता है। नंबर सेकंड कि ये बहुत ज्यादा आयनाइज्ड फॉर्म में रहते हैं। और नंबर थर्ड कि ये जब भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से हमारी किडनी से पास हो जाता है, तो एज अनचेंज्ड फॉर्म में हमेशा ये पास होता है। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। व्हाट इज द प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ? द प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ इज कि जितने भी अमीनोग्लाइकोसाइड्स है ना, सबके सबके पास एक प्रॉपर्टी रहती है ना कि सबके सब बैक्टीरियोसाइडल है।
हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जितने भी हमारे पास अमीनो ग्लाइकोसाइड्स है, खासकर जेंटामाइसिन है ना, सबके सबके पास एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रहती है। वो क्या रहती है कि ये सब के सब ब्लड ब्रेन मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस ही नहीं कर पाते, क्योंकि आयनाइज्ड फॉर्म कभी भी सर्बोस्पिनल फ्लूइड में अपनी एफिशिएंसी शो ही नहीं कर पाते। उसका क्या रीजन है कि ये हमेशा क्या रहते हैं, आयनाइज्ड फॉर्म में रहते हैं। और जितने भी अमीनो ग्लाइकोसाइड सब के सब बैक्टीरियोसाइडल, ये कभी भी बैक्टीरियोस्टैटिक यूज की ही नहीं, हमेशा बैक्टीरियोसाइडल ही हमेशा क्या किए जाते हैं, ये यूज किए जाते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब भी अमीनो ग्लाइकोसाइड्स को 3 पीएच पे दिया जाए, एसिडिक पीएच पे दिया जाए, बेसिक पीएच पे दिया जाए या अल्कलाइन पीएच पे दिया जाए, तो याद रख लेना हमेशा और हमेशा अमीनो ग्लाइकोसाइड्स बेस्ट एफिकेसी हमेशा शो करते हैं अल्कलाइन पीएच पर। और यही रीजन है, और यही रीजन है जब आप कहते हैं ना 0.3%, 0.3%, 0.3%, कि ये क्या बनाता है, ये एक अल्कलाइन मीडियम को एक्वायर करता है। और याद रखना अमीनो ग्लाइकोसाइड हमेशा और हमेशा मैक्सिमम एफिकेसी हमेशा शो करते हैं सिर्फ अल्कलाइन मीडियम पर। ये हो गई नंबर फोर्थ। एंड नंबर फिफ्थ प्रॉपर्टी जो अमीनो ग्लाइकोसाइड के पास पाई जाती है कि सारे के सारे के प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं। जहां पर भी अमीनो ग्लाइकोसाइड्स का यूज आ जाता है, हमेशा वो प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करते हैं, इनहिबिट कर देता है। इसका ये मतलब नहीं होता कि हम कहीं पर आई ड्रॉप में जेंटामाइसिन दे, वो अपना एक मैकेनिज्म ऑफ द शो करेगा। अगर हम सिस्टमेटिक दे रहे वो कुछ और मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन शो करेगा, ऐसा नहीं है। जहां पर भी हमारे पास अमीनो ग्लाइकोसाइड आता है, ये जहां पर भी मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन शो करे, हमेशा वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। इसका मतलब जो बैक्टीरिया में जो स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कानामाइसिन, टोब्रामाइसिन, कोई भी अमीनो ग्लाइकोसाइड का यूज है तो इट ओनली यूज्ड एज ए बैक्टीरियोसाइडल, और वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस को क्या कर देता है, ये हमेशा इनहिबिट कर देता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन जितने भी अमीनो ग्लाइकोसाइड्स है ना, इसके पास एक बिगेस्ट प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम है? नंबर फर्स्ट, इसका मार्जिन ऑफ द सेफ्टी बहुत ही नैरो है, कि थोड़ा सा भी अगर डोज इंक्रीज कर जाता है, अगर मार्जिन ऑफ द सेफ्टी थेरेपेटिक डोज से अगर डोज इंक्रीज कर जाता है, तो ये सीवियर टॉक्सिटी काज कर देता है। तो इसी की वजह से जितने भी अमीनो ग्लाइकोसाइड है, सबके पास जो मार्जिन ऑफ द सेफ्टी है ना, वो बहुत ही कम रहता है। जब मार्जिन ऑफ द सेफ्टी बहुत ही कम रहता है, तो ये बहुत ही जल्दी क्या लेकर आता है, टॉक्सिटी। मैंने आपसे कहा था, जिस किसी के पास भी मार्जिन ऑफ द सेफ्टी ज्यादा रहता है, उसका थेरेपेटिक डोज भी ज्यादा रहता है और मार्जिन ऑफ द सेफ्टी बहुत ज्यादा रहते हैं। अगर किसी के पास भी मार्जिन ऑफ द सेफ्टी या नैरो मार्जिन ऑफ द सेफ्टी रहता है, तो वहां पर डिजीज एंड एडवर्स इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट्स और खासकर टॉक्सिटी के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। और इसी वजह से ये याद रखें ना, जहां पर भी अमीनो ग्लाइकोसाइड्स पिक्चर में प्ले होते हैं, जहां पर भी अमीनो ग्लाइकोसाइड्स आपके सामने आते हैं, जहां पर भी अमीनो ग्लाइकोसाइड कोई सी भी तरह का किसी भी तरीके से, जब भी अमीनो ग्लाइकोसाइड आपके सामने आता है, तो इसके पास हमेशा दो इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, टॉक्सिक इफेक्ट है। द नंबर फर्स्ट इज कि हर कोई अमीनो ग्लाइकोसाइड है ना, नेफ्रोटॉक्सिटी काज कर देता है। जितने भी हमारे पास अभी तक के अमीनो ग्लाइकोसाइड्स है, सब के सब हमारी बॉडी में नेफ्रोटॉक्सिटी काज कर देते हैं। इट कॉज अ डैमेज इन द किडनी, एंड द मेजर इफेक्ट ऑफ दिस अमीनो ग्लाइकोसाइड इज कॉल्ड एज ओटोटॉक्सिटी। डैमेज ऑफ द कॉकियल मींस इज कॉज डैमेज टू द एयर। तो हमारे पास एक तरफ से अमीनो ग्लाइकोसाइड्स है जो सल्फेट फॉर्म में पाया जाता है, वाटर सॉल्युबल है, वाटर स्टेबल है, आयनाइज्ड फॉर्म में रहता है, बैक्टीरियोसाइडल है, प्रोटीन मेम्ब्रेन्स को सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से एज इट इज पास कर जाता है, अल्कलाइन मीडियम पे इसका सबसे बेस्ट इफेक्ट पाया जाता है, सबसे ज्यादा एफिकेसी पाई जाती है। लेकिन साथ में इसके पास दो इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है। द नंबर फर्स्ट इज कि इसका जो मार्जिन ऑफ द सेफ्टी है वो बहुत ही नैरो है, जल्दी जल्दी टॉक्सिटी काज कर देता है। एंड नंबर सेकंड, जो मेन टारगेटिंग ऑर्गन इसके लिए है टॉक्सिटी के लिए, द नंबर फर्स्ट इज द किडनी एंड द नंबर सेकंड इज द आई। लेकिन मैं आपसे एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैंने क्लास में हमेशा आपसे कहा, हमेशा और हमेशा, और ये याद रखना हर ड्रग के लिए एप्लीकेबल है, जो ड्रग जहां पर सबसे ज्यादा एकुमुलेट कर जाती है, जो ड्रग सबसे ज्यादा जहां पर एकुमुलेट कर जाते हैं, रेस्ट कर जाते हैं, सबसे ज्यादा खुद को कंसंट्रेट करते हैं ना, ये इफेक्ट भी सबसे इंपॉर्टेंट वही पर लाता है, लेकिन टॉक्सिटी पे हमेशा वही पर ही लाता है। मैं इस पॉइंट को रिपीट करना चाहता हूँ कि
जितने भी ड्रग्स है, किसी भी कैटेगरी की ड्रग है, जो जहां पर सबसे ज्यादा एकुमुलेट कर जाती है, वहां पर क्या हो जाता है, उसकी एफिकेसी भी वहीं पर रहते हैं, उसका इंडिकेशन भी वहीं पर रहता है, लेकिन साथ में कंट्रा इंडिकेशन में टॉक्सिक और एडवर्स इफेक्ट भी हमेशा वहीं पर रहते हैं। तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो समझना है कि अगर मैं किसी भी पर्सन को एमिनोग्लाइकोसाइड्स दे रहा हूं, तो इसका जो सबसे मेजर सीवियर एडवर्स इफेक्ट है ना, वो हमारी किस में आता है, कोका में, हमारी ईयर में आता है। लेकिन हम लोग जो इस वक्त जेंटामाइसिन की कैटेगरी को पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने लाए इसको ईयर ड्रॉप में, जबकि हम जानते हैं कि इट कॉज द ओटोटॉक्सिटी एंड द नेफ्रोटॉक्सिटी। बिसाइड्स नोइंग दिस, हम इसको किस में ला रहे हैं, इस कैटेगरी में। लेकिन मैंने कहा हर ड्रग के पास दो प्रॉपर्टीज है। नंबर वन, जो ड्रग जहां पर कंसंट्रेट सबसे ज्यादा करते हैं, एफिकेसी भी सबसे ज्यादा वहीं पर शो करते हैं, और साथ में टॉक्सिटी भी वहां पर शो करते हैं। अगर मुझे कहीं पर भी आई में या ईयर में सबसे हाईली कंसंट्रेशन किसी ड्रग की चाहे, तो मैं जानता हूं सबसे इंपॉर्टेंट और जो हाईएस्ट एफिकेसी है किसी कंसंट्रेशन ड्रग का, दिस इज द वन एंड द ओनली, दिस इज कॉल्ड एमिनोग्लाइकोसाइड्स। तो इसका मतलब अगर ये आई में या ईयर में या हमारे नोज में किसी भी तरीके से इफेक्ट ला रहा है, इसका मतलब ये ड्रग वहां पर एकुमुलेट करती होगी, वहां पर अपना मैक्सिमम एफिकेसी भी शो करती होंगे, लेकिन साथ साथ वहां पर अपने टॉक्सिटी भी क्या करते होंगे, शो करते होंगे। यहाँ यहाँ पर मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूँ। देखो, जितना भी मैंने आपसे करवाया, मैंने कहा है कि जो जेंटामाइसिन है, अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे ना जेंटामाइसिन के बारे में, जिसको मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, कि मैं लिख रहा हूँ कि इट इज अ बैक्टीरियोसाइडल। याद रखना, जितने भी मेरे बॉडी में अमीनोग्लाइकोसाइड्स है ना, सबके सब बैक्टीरियोसाइडल्स हैं। नंबर फर्स्ट, नंबर सेवन, सबके सब क्या करते हैं, बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करते हैं, इनिबिट करते हैं। दिस इज द पॉइंट नंबर सेकंड। द पॉइंट नंबर थर्ड इज कि इसका जो मैक्सिमम एफिकेसी है ना, वो अल्कलाइन पीएच है। अब हम देखते हैं इसको बैक्टीरिया में। हम जानते हैं कि एमिनोग्लाइकोसाइड्स के पास जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है, कि ये जेंटामाइसिन पहले सेल वॉल को क्या करता है, पेनिट्रेट करता है। सेल वॉल को पेनिट्रेट होने के बाद ये बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में आता है, और साइटोप्लाज्म ऑटोमेटिकली और इट सेल्फ बाय डिफॉल्ट क्या है, अल्कलाइन मीडियम है। इसका मतलब जब हम लोग एमिनोग्लाइकोसाइड्स देंगे, वो सेल मेम्ब्रेन को पहले किसको, बैक्टीरिया की सेल वॉल को क्रॉस करेगा, उसके बाद उसकी सेलुलर मैट्रिक्स में आएगा या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में आएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा, तो वहां पर क्या रहता है, अल्कलाइन मीडियम रहता है, और वहां पर इसकी सबसे बिगेस्ट एफिकेसी है। लेकिन साथ में हम जानते हैं कि जितने भी हमारे पास एमिनोग्लाइकोसाइड्स हैं, सारे के सारे राइबोसोम्स के साथ क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। जब वो राइबोसोम के साथ बाइंड करते हैं, वहां पर किसको इनिबिट करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को। तो मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन क्या है एमिनोग्लाइकोसाइड्स का, कि बैक्टीरिया के पास जो हमारे पास जो आउटर मेम्ब्रेन रहता है, जिसको सेल वॉल बोलते हैं, उसको क्रॉस करता है, फिर सेलुलर मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, साइटोप्लाज्म में आता है, वहां पर राइबोसोम के साथ बाइंड करता है, और प्रोटीन्स को क्या कर देता है, इनहिबिट। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ एमिनोग्लाइकोसाइड, सिर्फ जेंटामाइसिन ही खाली प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर नहीं है, क्लोरामफेनिकॉल भी है, बहुत ज्यादा और भी एमिनोग्लाइकोसाइड। लेकिन डिफरेंस कहां पर है, याद रख लेना, जितने भी एमिनोग्लाइकोसाइड्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, बस इससे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहीं नहीं है, वो ये है कि जितने भी हमारे पास एमिनोग्लाइकोसाइड है ना, सारे के सारे 30S राइबोसोमल सब यूनिट को इनिबिट कर देते हैं। जितने भी मेरे पास एमिनोग्लाइकोसाइड्स है, सब के सब, अगर कोई भी मैं यूज ले रहा हूं, चाहे स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कानामाइसिन ले रहा हूं, सब के सब अगर इनिबिट करते हैं, सिर्फ 30S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम को ही वो इनिबिट कर देते हैं। ठीक बात है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखो, हमारे पास थोड़े से एक और आते हैं इसमें। अब देखो, थोड़ा बहुत इसका फार्माकोकाइनेटिक्स ये तो सब लोग जानती है, कि वॉल्यूम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कि अगर एक पर्सन के पास 100 लीटर्स ऑफ द वाटर है, तो वो कितने कितने पार्ट्स में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और कितना फ्लूइड अनटचड रहता है, सबसे ज्यादा डायलेशन कहाँ पर रहते हैं, और सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कहाँ पर रहते हैं, वो हमारे पास वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। और हम लोग एक चीज तो अच्छी तरीके से जानते हैं, और वो ये है कि इसका जो पीक टाइम है वो 30 to 60 मिनट्स। इसका मतलब अगर मैं किसी भी स्ट्रेप्टोमाइसिन या जेंटामाइसिन को, या मैं किसी को भी एनमोनोग्लाइकोसाइड्स को ले रहा हूँ ना, 30 to 60 मिनट्स मुझे वेट करने पड़ेगी, तब जाके वो थ्रेशोल्ड लेवल पर आ जाएगा, उसके बाद तो अपनी एफिकेसी शो कर। लेकिन ये पर यहाँ पर मैंने कहा, जरा आप लोग देख लेना, कि जो CSF है, सेंट्रल सर्बोस्पाइनल फ्लूइड, और साथ में बुलेट ब्रेन बैरियर, ये इसको बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर पाते। क्यों नहीं क्रॉस करते, क्योंकि आयनिक फॉर्म में रहते हैं। खाली सर्बोस्पाइनल
फ्लूइड और ब्लड ब्रेन मेम्ब्रेन में खाली वही ड्रग्स आते हैं जो किस फॉर्म रहते हैं, अनआयनाइज्ड फॉर्म। और जितने भी अमीनो ग्लूकोसाइड सारे के सारे किस फॉर्म में रहते हैं, आयनाइज्ड फॉर्म में। ये प्लाज्मा टाइम ऑफ किस में रहता है, 2 to 4 आवर। इसका मतलब क्या होगा, जरा आप लोग देख लो, मैंने आपसे कहा था अगर किसी के पास भी टाइम ऑफ बहुत ज्यादा रहता है तो टॉक्सिटी भी बहुत ही ज्यादा रहती है। लेकिन हमें क्या करना पड़ता है अमीनो ग्लाइकोसाइड्स में, इसका टाइम ऑफ कम है लेकिन डोज की ड्यूरेशन को हम बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेट ऑटोटॉक्सिटी और हमें नेफ्रोटॉक्सी मिल जाती है। ठीक बात है। ये हमारे पास एक एग्जांपल है जो आपके सामने मैंने रखी हुई है, आप लोग इसको देख सकते हैं। हमारे पास जो इस वक्त अवेलेबल है कैटेगरी, वो ये है कि हमारे पास ये जेंटामाइसिन है 0.3% से। जरा इसमें देखते हैं, सबसे ज्यादा मैंने कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट काज ऑफ द डिजीज, इसके पास जो है एडवर्स इफेक्ट है। एक तो नेफ्रोटॉक्सिटी काज कर देता है, हमारे नेफ्रॉन में, हमारी किडनी में डैमेज कर देता है, और साथ में ईयर में डिजीज का जिसको ऑटोटॉक्सिक। लेकिन साथ में इसके पास एक इम्पोर्ट इफेक्ट है कि अगर ये हमारे न्यूरॉन्स में एक्युमुलेट कर जाता है, वहां पर न्यूरोपैथी काज कर देता है, या बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जिक रिएक्शंस हमारी बॉडी में ये काज कर देता है। ये इसके पास थोड़ा सा डोज है कि हमारे पास 0.3% ईयर ड्रॉप्स में यूज होता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ द ड्रग्स है। इट नॉट ओनली यूज इन वन डिजीज, किसी को बोन की प्रॉब्लम, किसी को आई में इन्फेक्शन है, किसी को ईयर में इन्फेक्शन है, किसी को बॉडी इन्फेक्शन है, किसी को बोन मैरो में इन्फेक्शन। सबसे ज्यादा अगर किसी इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ द ड्रग यूज बाय द ऑर्थो इज दिस कॉल्ड जेंटामाइसिन। तो इसका खाली आई में यूज नहीं, खाली इट इज नॉट ओनली यूज इन ऑप्थेमोलॉजी बट इट इज यूज इन मेनी ऑफ द डिजीज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पर इसको यूज किया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज डेंटिस्ट पार्ट और द ऑर्थोपेडिक पार्ट। जरा एक इंपॉर्टेंट ड्रग हमारे पास है जिसको मैं पढ़ाना चाहता हूं, दिस इज कॉल्ड क्लोरामफेनिकॉल। देखिए क्लोरामफेनिकॉल और एमिनोग्लाइकोसाइड दोनों के दोनों प्रोटीन्स को इनहिबिट करते हैं। दिस इज द नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 के डिफरेंस कहां पर है, लेकिन जब हम एमिनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में बात करते हैं, वो सिर्फ 30s सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम को इनहिबिट करते हैं। लेकिन जो क्लोरामफेनिकॉल है, ये 50s यूनिट ऑफ द राइबोसोम को इनहिबिट कर देते हैं। व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन क्लोरामफेनिकॉल एंड एमिनोग्लाइकोसाइड, दोनों के दोनों प्रोटीन्स को इनहिबिट कर देते हैं। नंबर व्हाट इज द मेन डिफरेंस, कि जो एमिनोग्लाइकोसाइड है वो 30s सब यूनिट्स ऑफ द राइबोसोम को इनहिबिट कर देता है, लेकिन जो क्लोरामफेनिकॉल है ये 50s सब यूनिट्स ऑफ द राइबोसोम को क्या करते हैं, इनहिबिट करते थे। लेकिन दोनों के दोनों प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते थे। ये हमें समझना है। दिस इज द पॉइंट नंबर 2। व्हाट इज द पॉइंट नंबर 3? पॉइंट नंबर 3 है कि जितने भी एमिनोग्लाइकोसाइड्स हैं ना, सारे के सारे बैक्टीरियोसाइडल हैं, बट द ओनली ड्रग व्हाट इज कॉल्ड इज क्लोरामफेनिकॉल, दिस कॉल्ड बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग। तो क्या डिफरेंस और सिमिलरिटीज है कि क्लोरामफेनिकॉल प्रोटीन को इनहिबिट कर देता है, एमिनोग्लाइकोसाइड्स इन प्रोटीन्स को इनहिबिट कर देते हैं। नंबर 2 क्या है कि जो एमिनोग्लाइकोसाइड है वो 30 सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम को इनहिबिट कर देते हैं, लेकिन जो हमारे पास क्लोरामफेनिकॉल ये 50 सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम को क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। व्हाट इज द पॉइंट नंबर 3? कि जितने भी एमिनोग्लाइकोसाइड्स एग्जांपल जेंटामाइसिन सारे के सारे बैक्टीरियोसाइडल हैं, जितनी भी कंसंट्रेशन बैक्टीरिया उसको इनहिबिट कर देता है, लेकिन क्लोरामफेनिकॉल बैक्टीरियोस्टैटिक है, ये एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन तक साइडल रहता है, उसके बाद इसका इफेक्ट क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन में, अगर आप यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, किसके पास भी क्या है कि बैक्टीरियल प्रोटीन को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। लेकिन दिक्कत यह है कि मैं आपको एक चीज लेकिन डिफरेंस यहाँ पर बताना चाहता हूँ, थोड़ा नोट डाउन करने के लिए। देखो, जब एमिनोग्लाइकोसाइड्स को दिया जाता है ना बॉडी में, वो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को, सेल वॉल को क्रॉस करता है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, साइटोप्लाज्म में आता है और वहां पर राइबोसोम के साथ बाइंड कर जाता है। किस सब यूनिट को, 30s राइबोसोम्स को। लेकिन जब क्लोरामफेनिकॉल को दिया जाता है, उसमें अंडरस्टैंड करने की बात क्या है कि ये भी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, लेकिन ये बैक्टीरियोस्टैटिक है और एमिनोग्लाइकोसाइड बैक्टीरियोसाइडल है। ऐसा क्यों? कि जितने भी एमिनोग्लाइकोसाइड हैं वो बैक्टीरिया की सिंथेसिस को पूरी की पूरी को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बैक्टीरियोसाइडल बन जाता है। लेकिन जो क्लोरामफेनिकॉल है ना, ये पूरी की पूरी प्रोटीन चेन को इनहिबिट नहीं करता है। हम जानते हैं कि जब मेरे बॉडी में डीएनए से एमआरएनए बनता है जिसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और एमआरएनए से जब प्रोटीन बनते हैं जिसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, और ट्रांसलेशन के 3 पार्ट्स है, इंसेशन है, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन है। जो हमारे एमिनोग्लाइकोसाइड है, इंसेशन, इलॉन्गेशन तीनों को इनहिबिट कर देता है, लेकिन क्लोरामफेनिकॉल सिर्फ और सिर्फ इलॉन्गेशन पार्ट को इनहिबिट कर देता है, और उसमें बहुत ज्यादा स्टेप है। द मेन स्टेप वायर क्लोरामफेनिकॉल एक्चुअली वर्क इज दैट, जो अमीनो एसाइल टीआरएनए है जिसका फंक्शन है अमीनो ग्रुप को इलॉन्गेशन कर देना, पेप्टाइड चेंज को बना देना, प्रोटीन को बनाना, वो उसको इनहिबिट कर देता है। जो एमआरएनए का कॉम्प्लेक्स है
और जो एसाइल टीआरएनए का कॉम्प्लेक्स है इसको क्लोरोफेनिकल बाइंड नहीं होने देते। जब बाइंड नहीं होने देते, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो रेट लिमिटेड स्टेप है एलांगेशन का, वो ये है कि अमीनो एसाइल टीआरएनए बाइंड कर जाता है राइबोसोम्स के साथ और वहां पर एलांगेशन करता है, पेप्टाइड चेंज बना देता है, मोनोपेप्टाइड पेप्टाइड, फिर लास्ट में प्रोटीन उसको इनिबिट कर देता है। तो आपको याद रखना है कि क्लोरोफेनिकल बैक्टीरियोस्टैटिक है। द ओनली इसका मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन है कि एलांगेशन का वो स्टेप को इनिबिट कर देता है जहां पर अमीनो एसाइल टीआरएनए बाइंड कर जाता है राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स के साथ, राइबोसोमल एमआरएनए कॉम्प्लेक्स के साथ, ताकि वहां पर प्रोटीन को क्या किया जाए, सिंथेसाइज किया जाए। लेकिन याद रख लेना, इट बाइंड्स टू द 50s सबयूनिट ऑफ राइबोसोम्स। हम थोड़ा सा इसमें एक चीज को मैं नोट डाउन कर देना चाहता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर पाए। वो क्या चीज है, वो ये है, जरा ये देखना, बैक्टीरियोस्टैटिक इसमें टर्म यूज की गई, इसमें बैक्टीरियोस्टैटिक, ये क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक। लेकिन याद रख लेना, मैं आपसे एक चीज को क्लियर कर देना चाहता हूँ, जब किसी भी बैक्टीरियोस्टैटिक की कंसंट्रेशन ऑप्टिमल से ज्यादा हो जाती है ना, इट वर्क्स एज ए बैक्टीरियोसाइडल। तो इनिशियल स्टेप्स में अगर हम क्लोरोफेनिकल को दे रहे हैं तो ये एक्ट करता है एज ए बैक्टीरियोस्टैटिक, लेकिन जो ही कंसंट्रेशन बढ़ जाते हैं ना, इट वर्क्स एज ए बैक्टीरियोसाइडल। फॉर एग्जांपल, मैं एक चीज एग्जांपल आपसे समझाना चाहता हूँ। वन खाली वो डिसीज जिसमें प्राइमरली क्लोरोफेनिकल का यूज किया जाता है, दैट इज मेनिंजाइटिस। अगर किसी को भी पायरोजेनिक मेनिंजाइटिस है, अगर किसी भी पर्सन को पायरोजेनिक मेनिंजाइटिस है, द डिजीज विच इज कॉल्ड इज निमोनोकोकल मेनिंजाइटिस, अगर किसी भी पर्सन को पायरोजेनिक मेनिंजाइटिस हुआ है, वहां पर जो मेन कॉज करने वाले बैक्टीरिया वो है एच इन्फ्लुएंजा और साथ में मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। उनके लिए हम जो ड्रग ऑफ द चॉइस, जो वहां पर मेन ड्रग यूज करते, दिस इज कॉल्ड एज क्लोरोफेनिकॉल। अगर कहीं पर भी आपके सामने किसी भी पेशेंट के पास मेनिंजाइटिस पाया जाता है, अगर किसी भी पर्सन को मेनिंजाइटिस पाया जाता है, तो वहां पर आप लोग एक चीज को हमेशा नोट डाउन कर देने कि वहां पर अगर किसी मेडिसिन का यूज, किसी भी एंटीबायोटिक का यूज किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोफेनिकॉल। लेकिन द लास्ट डिफरेंस जो मैं थोड़ा इसको क्लियर कर देना चाहता हूँ ताकि आप लोग इस चीज को समझ सके, प्लीज एंड प्लीज जरा यहाँ पर समझते हम लोग। पहले हम नोट डाउन कर देते, यहाँ पर जेंटामाइसिन और यहाँ पर क्लोरोफेनिकॉल, जेंटामाइसिन और दूसरी तरफ से क्लोरोफेनिकॉल। याद रखना, जेंटोमाइसिन बैक्टीरियोसाइडल, क्लोरोफेनिकॉल बैक्टीरियोस्टैटिक। जेंटामाइसिन प्रोटीन सिंस को इनिबिट कर देता है, क्लोरोफेनिकॉल प्रोटीन सिंस को इनिबिट कर देता है। जेंटामाइसिन क्या काज कर देता है, पूरी प्रोटीन चेन को इनिबिट कर देता है। क्लोरोफेनिकॉल सिर्फ एलोंगेशन पार्ट को इनिबिट कर देता है। मगर याद रख लेना कि जो जेंटामाइसिन है यूजुअली ऑर्थोपेडिक ड्रग्स है, क्लोरोफेनिकॉल मेनिंजाइटल, अगर किसी को मेनिंजाइटिस, पायरोजेनिक मेनिंजाइटिस हुआ है, वहां पर यूज किया जाता है। लेकिन द ओनली स्टार डिफरेंस वो यह है क्या, कि हर कोई अमीनो ग्लाइकोसाइड है ना, ये एरोबिक है, एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जहां पर भी अमीनो ग्लाइकोसाइड्स का यूज किया जाएगा, वहां पर हमेशा बैक्टीरिया होगा एन एरोबिक बेसिलाई। क्या होगा, एरोबिक बेसिलाई। लेकिन जहां पर क्लोरोफेनिकॉल का यूज किया जाएगा, वहां पर टर्म की जाएगी एन एरोबिक बेसिलाई। आई रिपीट द टर्म, जहां पर भी अमीनो ग्लाइकोसाइड्स का यूज किया जाएगा, वहां पर एरोबिक का यूज किया जाएगा और साथ में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। लेकिन जब क्लोरोफेनिकॉल का यूज किया जाएगा, द टर्म वो यूज दियर इज एन एरोबिक।